नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। 28 दिसंबर 2020 से 3 जनवरी 2021 का रोजगार और निर्माण पेपर का जो लेटेस्ट अंक है, इसके माध्यम से आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह भर की न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी। आपको पता है MPPSC 2020 का विज्ञापन जारी हो गया है। साथ ही में MP पुलिस भर्ती के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो आज इसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स, जीके और महत्वपूर्ण जानकारियों की हम बात करें तो रोजगार और निर्माण का जो पेपर है यह रामबाण है। आप इसको हर सप्ताह लिया करें और ना भी ले पाए तो कम से कम ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना कर लाता हूँ इसको ज़रूर देखें, ताकि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स और MP जीके का अपडेट मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया गया और इस अवसर पर देश के किसानों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जो पैसा दिल्ली से निकलता है वह सीधा गरीब के खाते में पहुंचता है। वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन PM ने संबोधित किया नई दिल्ली से। किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब किसानों को सेवाओं की प्रदाय के लिए मोबाइल ऐप बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से फसल बुआई, नामांतरण, डाइवर्जन, सीमांकन आदि की सुविधा प्राप्त होगी। अब जरीब युग समाप्त हो गया है। एक उपकरण के माध्यम से सीधे सीमांकन हो जाएगा। जरीब क्या होती है? जो पटवारी जमीन नापने के लिए यूज़ करता है। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है प्लस फीचर्स, जिसमें आपको मिलेगी घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस की सुविधा, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल का PDF फॉर्मेट। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स फॉर CTET जनवरी 2021। यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से। सो लेट्स क्रैक इट। यूज माय रेफरल कोड टू अनलॉक फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस एंड गेट 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। हमारा रेफरल कोड है बेस्ट ज्ञान TET, जिसके माध्यम से फ्री लाइव क्लासेस आप अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। TET प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1 महीने का 1200 रुपये में। 3 महीने में आपको फ़ायदा है 1000 रुपये महीना पड़ता है, 3000 रुपये 3 महीने के लिए। वही 6 महीने का सब्सक्रिप्शन का चार्ज है मात्र 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये। 12 महीने सब्सक्रिप्शन का चार्ज है 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये। वही 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन का चार्ज है 300 रुपये महीने के हिसाब से मात्र 7200 रुपये। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहां से आप अनअकैडमी पर जा सकते हैं और फ्री में टेस्ट के साथ ही डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। कोड जरूर याद रखें, बेस्ट ज्ञान TET। गैर विवादित नामांतरण के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन करने पर कार्य हो जाएगा। जिस ऐप की मुख्यमंत्री ने बात की उसका नाम है MP किसान ऐप। कैसे चलाते हैं, एक सेपरेट वीडियो इस संबंध में मैंने बनाया हुआ है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरी जानकारी। फसल खरीदी अनुबंध के लिए सरल प्रोफार्मा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभदायक है। अब किसान मंडी में अथवा मंडी के बाहर कहीं भी अपनी फसलें बेच सकता है। यह है पहला कानून। प्रदेश में मंडी शुल्क को भी घटाकर 50 पैसा कर दिया गया है। किसानों से फसल खरीदी अनुबंध के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक सरल प्रोफार्मा बना रही है। यह है दूसरा कानून जिसमें कि अनुबंध का प्रावधान है। इससे क्या होगा, किसानों को अनुबंध में आसानी होगी तथा कोई भी किसानों के साथ गड़बड़ी न कर पाएगा। और तीसरा कानून है कि अब व्यापारी कितनी भी स्टॉक लिमिट रख सकता है। कृषि उत्पादों की पहले इस पर पाबंदी थी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। निवेश बढ़ाने के क्षेत्र में मध्य प्रदेश भारत में अग्रणी रहा है। इन्वेस्ट इंडिया और DPIIT द्वारा कराए गए IPA सर्वे में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम पूरे भारत में
अग्रणी निवेश संवर्धन एजेंसी के रूप में सामने आई है। तो याद रखिएगा, पूरे भारत में IPA सर्वे में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इसको अग्रणी निवेश संवर्धन एजेंसी के रूप में चुना गया है। निवेश संवर्धन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का स्कोर 97% रहा है। निवेशकों को आमंत्रित करने, मध्य प्रदेश में निवेश लाने, निवेशकों को सुविधाएं देने, उद्यमों के स्थापित होने के बाद उनका ध्यान रखने, अधोसंरचना विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तथा वेबसाइट के मानदंडों में मध्य प्रदेश का स्कोर 100% रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक नीति और श्रम कानूनों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे ताकि बिजनेस को सरल बनाया जा सके, निवेश को आकर्षित किया जा सके और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सके। खास खबर, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा आवेदन के विलंब शुल्क में दी रियायत। अब 31 दिसंबर तक सिर्फ 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ अपना परीक्षा आवेदन पत्र विद्यार्थी जमा कर सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए। साथ ही सभी छात्र 15 जनवरी 2021 तक 2000 रुपये के साथ, 31 जनवरी तक 5000 रुपये के साथ और परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभ होने के एक माह पूर्व तक 10,000 रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। DGIG कॉन्फ्रेंस, कोविड काल में अच्छे कार्य के लिए हुई मध्य प्रदेश पुलिस की सराहना। क्राइम एनालिसिस एंड हॉट स्पॉट को छांटने में IT का प्रयोग मध्य प्रदेश में किया गया है। हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप मध्य प्रदेश की पुलिस कार्यप्रणाली को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए क्राइम एनालिसिस और अपराधों के लिए हॉट स्पॉट छांटने में IT का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। CCTV नेटवर्क को और उन्नत किया जाए। PHQ यानी पुलिस हेडक्वार्टर में चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी नियुक्त किया जाए। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करके बाल एवं किशोर न्यायालय को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की बात इन्होंने कही। नक्सली क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में यह सुविधा पहले से लागू है। मध्य प्रदेश की नक्सली आत्मसमर्पण योजना को बेहतर बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। नक्सली क्षेत्रों में कम्युनिटी रेडियो प्रारंभ करें जो वहीं की भाषा में लोगों को जानकारी दे। मिशन मोड में हो भगोड़ों के विरुद्ध कार्रवाई। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि भगोड़ों के विरुद्ध मिशन मोड में कार्रवाई होनी चाहिए जिससे वे समाज में यह हवा न घुस सके। गंभीर अपराधों 7 वर्ष से ऊपर सजा वाले अपराध को माना जाता है गंभीर अपराध, तो उसमें संलिप्त FSL विजिट अनिवार्य हो। जेलों के सुधार के संबंध में भी कार्य किया जाए। पुलिस अपना विजन 2030 तैयार करे। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर इंटीग्रेटेड क्राइम मैनेजमेंट व्हीकल तैयार की जा सकती है। मध्य प्रदेश में खोला जा सकता है NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। कृषि कानूनों को समझाने के लिए विकास खंडों में अब प्रशिक्षण शिविर भी लगेंगे ताकि किसानों की भ्रांतियां दूर हो जाए। महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। मध्य प्रदेश के प्रस्तुत 82,342 महिला स्व सहायता समूह के प्रकरणों में से 32,062 सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष मनरेगा के अंतर्गत अभी तक 22,810 ग्राम पंचायतों में से 22,108 ग्राम पंचायत यानी कि 97% ग्राम पंचायतों में 17.59% मजदूरों को प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है जो कि भारत में सर्वाधिक है। वहीं मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट से सर्वाधिक लंबाई 7,500 किलोमीटर के मार्ग निर्मित किए गए। इस कार्य में भी मध्य प्रदेश भारत में प्रथम रहा है। ई मार्ग पोर्टल के माध्यम से कार्यों के भुगतान में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। आप बताइए कमेंट करके कि PM आवास योजना में देश में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है। यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। प्रदेश में 23,63,777 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। अब सिलसिलेवार दिखेंगे पिछले सप्ताह की
प्रमुख घटनाओं को। 19 दिसंबर एयरटेक्स इंडिया को DGCA से मिली मंजूरी। इस मंजूरी के साथ ही एयरटेक्स इंडिया देश की एक और एयरलाइन कंपनी बन गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि एयरटेक्स इंडिया एयरलाइन को कुछ दिन पहले परमिट मिला है। चिली की राजधानी है सैंटियागो। राज्य और राजधानी, प्रदेश और राजधानी, देश की राजधानी का नाम आपको पता रखना है। चिली की राजधानी सैंटियागो में चल रहा सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गया है। जापान में एक ज्वालामुखी पर आसमानी बिजली गिरने की अनोखी घटना घटी। जापान का सक्रिय ज्वालामुखी है साकुरोजिमा। यहाँ पर लावा पर बिजली गिरी। बिजली गिरने से ज्वालामुखी फटने का दृश्य खौफनाक दिखा। विशेषज्ञों के अनुसार ज्वालामुखी फटने के साथ बिजली गिरने के पीछे राख के कणों की बड़ी भूमिका होती है। राख के कणों से स्थैतिक बिजली पैदा होती है, इस कारण बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। पेंशन भोगी अब 28 फरवरी तक जमा करा सकेंगे अपने लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र। यह जानकारी दी है केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नाम इसलिए बताया क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सभी मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आपको पता होना चाहिए। परीक्षा में एक न एक मंत्री का नाम अवश्य पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों पर आने जाने वाले पर्यटकों की संख्या पर लगी ऊपरी सीमा समाप्त कर दी है। समुद्र में मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच सप्ताह भर चली बातचीत बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। तेंदुओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी। यह मोस्ट इंपोर्टेंट खबर है, देखिए ध्यान से। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है देश के श्री प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या है 12,852 और शेरों की संख्या देश में कितनी है? 2900 कुछ है, 2,900 से ऊपर है। जबकि इसके पहले 2014 में हुई गणना के अनुसार तेंदुओं की संख्या थी 7,910। इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी हुई है। गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए, कर्नाटक में 1,783 तेंदुए और महाराष्ट्र में 1,600 तेंदुए हैं। तो यहाँ पर दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए गए हैं। तो टाइगर स्टेट के अलावा मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी बन चुका है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? श्री संतोष गंगवार। इन्होंने जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल की आधारशिला रखी है। 100 बिस्तर वाला 4 मंजिला यह अस्पताल होगा। रूस हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण से सहमत है। रूस ने कहा कि वह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती महत्ता का पूरा समर्थन करता है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा। मास्क से मिलता जुलता नाम है। उल्लेखनीय है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग समूह गठित किया। याद रखिएगा, क्वाड समूह में कौन कौन शामिल है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानें स्थगित कर दी है क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक वायरस की जानकारी लगी है, स्ट्रेन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने कहा कि कुछ देशों में कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन के प्रसार से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। सरकार ने सभी ट्रांजिट उड़ानों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए भारत पहुंचने पर हवाई अड्डे पर RT-PCR जांच कराना अनिवार्य कर दिया है। भारत आने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटाइन किया जाएगा। स्नातक यानी ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर यानी PG पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के बाद यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण से एडमिशन वापस लेता है तो संबंधित विश्वविद्यालय को पूरी फीस वापस करनी होगी। यह महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। UGC ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। UGC ने कहा कि वर्तमान हालात में लॉकडाउन और अन्य कारणों से अभिभावक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं।
ऐसी परिस्थिति में अगर कोई छात्र किसी कारणवश अपना एडमिशन वापस लेता है तो विश्वविद्यालय को पूरी फीस वापस करनी होगी। यूजीसी ने कहा कि 30 नवंबर 2020 तक एडमिशन या माइग्रेशन रद्द करने वाले विद्यार्थियों को पूरी फीस मिलेगी। विश्वविद्यालय 1 रुपये भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं ले सकते हैं, जबकि 31 दिसंबर तक एडमिशन रद्द कराने वाले विद्यार्थियों को 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस के तौर पर देने होंगे। 23 दिसंबर को क्या हुआ? जनवरी फरवरी में आयोजित नहीं होगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं, यह तय किया गया। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। इन्होंने गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान लाउंज में ट्राइब्स इंडिया के नए आउटलेट का शुभारंभ किया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में कहाँ पर ट्राइब्स इंडिया के नए आउटलेट का शुभारंभ किया गया? तो याद रखिएगा गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में कौन सा हवाई अड्डा है? गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा। ये कुछ फैक्ट है जो कि याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं बता रहा हूँ। इजराइल में एक बार फिर राजनीतिक संकट गहरा गया है। इजराइल में बजट को लेकर पैदा हुआ गतिरोध नहीं सुलझ पाने के कारण पिछले 2 वर्ष में चौथी बार चुनाव के आसार बन गए हैं। लिकुड पार्टी तथा ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बीच सहमति नहीं बनने के कारण बजट पारित होने की समय सीमा 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव 47 के मुकाबले 49 मतों से विफल हो गया। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के खाते में जाएगी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। इस योजना के तहत 59,048 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आरबीआई ने अपने सभी ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। इससे न सिर्फ ऊंची दरों पर ब्याज दिया जाता है बल्कि आपके दस्तावेजों के साथ फर्जीवाड़ा भी किया जा सकता है। आरबीआई ने कहा कि इस तरह के लोन लेने से बचें, ऑनलाइन लोन के चक्कर में न पड़े। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म में पैसों की रिकवरी का तरीका भी गलत होता है। आरबीआई ने कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रकार की भ्रामक गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ही है या फिर बदल गए? कमेंट करके बताइएगा। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ना, कमेंट करके आप जवाब जरूर दिया करें। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। अब जीएसटी रिटर्न में किसी प्रकार की भी गड़बड़ी मिलने पर अधिकारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को बिना नोटिस दिए सस्पेंड करा सकेंगे। नए नियमों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले समय को अधिकतम 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन कर दिया है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने ई-वे बिल की वैधता संशोधित की है। अब 200 किलोमीटर की दूरी के लिए ई-वे बिल की 1 दिन की वैधता रहेगी। पहले यह वैधता 100 किलोमीटर के लिए थी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह का समापन। भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के समापन सत्र को संबोधित करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में एक अहम भूमिका रही है। उन्होंने आम लोगों तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित ज्ञान एवं सूचनाओं को पहुंचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के आयोजन को सराहनीय बताया है। इस विज्ञान महोत्सव का समन्वय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य फिल्म, टेलीविजन कार्यक्रम और अन्य संचार माध्यमों के जरिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के प्रयासों की सराहना कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। फास्टैग के जरिए टोल संग्रह 24 दिसंबर 2020 को रिकॉर्ड 50 लाख दैनिक लेन देन के साथ पहली बार 80 करोड़ रुपए प्रतिदिन के पार पहुंच गया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। वाहनों के लिए फास्टैग 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य होने के साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। ध्यान दें, फास्टैग अनिवार्य है 1 जनवरी 2021 से। अभी तक भी आपने नहीं बनवाया हो तो बनवा लीजिए। फास्टैग को अपनाने से राजमार्ग उपभोक्ताओं को टोल प्लाजा पर समय और ईंधन की बचत करने में मदद मिली है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में किए गए हालिया संशोधन से डिजिटल लेन देन को उल्लेखनीय बढ़ावा भी मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर नागरिकों के जीवन की सुगमता सुनिश्चित करते हुए
पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपदा निदेशालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा राष्ट्र को समर्पित किया है। नाम याद रखिएगा, ई संपदा। यह नया एप्लीकेशन 1 लाख से ज़्यादा सरकारी रिहायशी आवासों के आवंटन, 28 शहरों में स्थित 45 कार्यालय परिसरों में सरकारी संगठनों के लिए कार्यालय के स्थान का आवंटन, 1176 हॉलीडे होम रूम्स तथा सामाजिक समारोह के लिए 5 अशोक रोड जैसे स्थलों की बुकिंग आदि जैसी सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो उपलब्ध कराता है। कौन? ई संपदा पोर्टल और मोबाइल ऐप। कृषि विभाग की समीक्षा हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विभाग फसलों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करे, जिससे एकदम बीमारी लगकर फसलें समाप्त न हो, जैसा इस बार सोयाबीन में हुआ था। कृषि विभाग ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज सुनिश्चित कराने के लिए प्रमाणित बीजों के पैकेट्स पर होलोग्राम अनिवार्य किया है। तो याद रखिए, फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। होलोग्राम अनिवार्य किया गया है। इस बार खरीफ से यह प्रावधान लागू होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने के लिए गाँव के लिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम बनाए जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि लैब टू लैंड कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालयों ने शोध कर योजना तैयार कर ली है। यह केवल शोध तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, शोध का लाभ किसानों के खेत तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों का विकास किया जा रहा है। 30 कृषि उपज मंडियों को आधुनिक हाईटेक बनाया जा रहा है। इनमें गोदाम भंडारण, मूल्य संवर्धन, कोल्ड स्टोरेज यानी शीत भंडारण और एग्री क्लिनिक आदि सुविधाएं होंगी। ग्रेडिंग मशीनें भी लगेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम दिलाने के लिए प्रदेश में अधिकाधिक किसान उत्पादक समूह यानी कि FPO या फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए तथा वर्तमान किसान उत्पादक समूह को अधिक सक्रिय किया जाए। इससे क्या होगा? किसान अपनी फसल सीधे बाजार में बेच पाएगा और इससे बिचौलिए भी कम होंगे, लेकिन FPO भी धीरे धीरे फिर बिचौलिए बन जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में 394 किसान उत्पादक समूह सक्रिय हैं। किसान उत्पादक समूह में न्यूनतम 3 व्यक्ति हो सकते हैं। याद रखिए, कितने? 3। FPO में 3 अक्षर है तो 3 व्यक्ति हो सकते हैं। किसान में भी 3 अक्षर है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी फसलों के लिए प्रतिवर्ष 30% बीज का प्रतिस्थापन होना चाहिए। किसानों को उन्नत बीज मिलना चाहिए। प्रदेश में बीज उत्पादक सहकारी समितियों को और सक्रिय किया जाए। प्रदेश में वर्तमान में 50 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। शेष 2 जिले हैं, विदिशा और निवाड़ी। यहाँ पर खोले जाएंगे नए कृषि विज्ञान केंद्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं शरबती गेहूँ, लाल ग्राम पिपरिया तुअर, काली मूंछ चावल, जीरा शंकर चावल तथा चिन्नौर धान की GI टैगिंग कराई जाए। बासमती चावल की GI टैगिंग कराई जा रही है। कृषि अधोसंरचना विकास के लिए ऋण प्रदान किए जाने की केंद्र सरकार की कृषि अधोसंरचना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश भारत में कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। फैक्ट याद रखिएगा। GI टैग क्या होता है आपको पता ही होगा, जैसे कि चंदेरी की साड़ी। चंदेरी कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में। इसी प्रकार झाबुआ की कड़कनाथ मुर्गी या मुर्गा, इनको GI टैग हासिल है। GI टैग से क्या होता है? कीमत उन चीज़ों की, प्रोडक्ट की, आइटम्स की बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं कि अलग अलग योजनाओं में कितनी राशि खर्च की गई है और कहाँ से कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ब्रह्मांड को जानने के अंतर्गत पृथ्वी के ऊष्मा चक्र के बारे में जानकारी दी गई है। ऊष्मा जीवन की प्राथमिक ज़रूरतों में से एक है। इसकी आपूर्ति सौर विकिरण द्वारा होती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक भी कैलोरी होता है। पृथ्वी वायुमंडल के शीर्ष तक पहुंचने वाले विकिरण का आधे से कम भाग प्राप्त कर पाती है। इसका कुछ भाग वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। वायुमंडलीय जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड और धूल के कण के कुछ भाग को आकाश में परावर्तन कर देते हैं। पृथ्वी को केवल शेष भाग ही प्राप्त होता है। लेकिन यह प्रक्रिया यह समाप्त नहीं होती। प्राप्त सौर विकिरण में से पृथ्वी दीर्घ तरंग विकिरण द्वारा कुछ भाग का पुनः विकिरण कर देती है, जिससे पार्थिव ऊर्जा का भंडार घटता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। प्रवासी व्यक्ति के जीवन में विकल्प हो, जरूरत नहीं।
प्रवासी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाता है, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका या अन्य देश में बस जाए तो उसको कहा जाता है प्रवासी। संपूर्ण विश्व की यदि हम बात करें तो दुनिया भर में लगभग 31% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी एशिया में है, यूरोप में 30%, अमेरिका में 26%, अफ्रीका में 10% और ओशिनिया में 3% प्रवासी निवास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 1990 को। 2020 की थीम याद रखनी है। थीम है री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी, यानी मानव गतिशीलता का पुनर्आकलन। एमपीपीएससी ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 जो कि 12 जनवरी 2020 को हुई थी, इसका लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। रोल नंबर आप जो लेटेस्ट अंक है रोजगार निर्माण का इसमें देख सकते हैं, यदि आपने परीक्षा दी हो तो कि आपके नंबर इसमें है या नहीं है। देखिए कुल पद थे इसमें 388 और 10,767 आवेदकों को इसमें मुख्य परीक्षा देने के लिए पात्र माना गया है और सभी के रोल नंबर इसमें पेपर में दिए हुए हैं। बड़ी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्देश दिए। अलग अलग योजनाओं को पूरा करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सी जल परियोजना कहाँ पर स्थित है यह आपको याद रखना है, परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। सिवनी जिले की बंडोल समूह जल प्रदाय योजना जिसकी लागत है 237 करोड़ 57 लाख रुपए। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बंडोल समूह जल प्रदाय योजना किस जिले को लाभान्वित करती है या किस जिले में स्थित है, तो सिवनी जिले में स्थित है। 31 मार्च तक यह पूरी हो जाएगी, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। राजगढ़ जिले की गोरखपुरा समूह जल प्रदाय योजना। राजगढ़ जिले में गोरखपुरा समूह जल प्रदाय योजना 161 करोड़ रुपए की लागत की है। इस योजना में 163 गाँवों में नल से जल प्रदाय होगा। योजना के अंतर्गत 89% कार्य पूरा हो गया है। इस योजना को 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश हैं। एडीबी 3 मध्य प्रदेश पारेषण एवं वितरण प्रणाली उन्नयन परियोजना जो कि 1786 करोड़ रुपए की लागत की है, इसको जून 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। 98% कार्य पूरा भी हो गया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। नवीनीकरण ऊर्जा के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, ये क्या है? इस परियोजना के द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघुत्तम जल विद्युत ऊर्जा और बायोमास आधारित योजना से 5,800 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होना है। योजना 2100 करोड़ रुपए की है। 90% कार्य पूरा हो गया है। श्री चौहान ने कहा कि यह परियोजना मध्य प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की स्वरोजगार योजनाओं में होगा सुधार, मुख्यमंत्री ने यह बात कही। युवाओं, गरीबों और लघु व्यवसायों को मिलेगी सम्मानजनक आजीविका। 10,000 रुपये का लोन इसके लिए सरकार दे रही है और कह रही है कि सम्मानजनक आजीविका मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 20,000 ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि लघु व्यवसायियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये की ब्याज मुक्त राशि पहुंचाई गई है। इसमें क्या होता है, योजना में क्या होता है, 10,000 का लोन मिलता है, ब्याज नहीं देना पड़ता। एक बार चुका दो तो फिर 20,000 का मिल जाता है, उसे चुका दो तो 50,000 और उसे भी चुका दो तो फिर और भी राशि बढ़ाकर दी जा सकती है। खास तौर पर जो ठेले वाले व्यवसायी हैं और छोटे व्यवसायी हैं जैसे कि मोची, दर्जी, इनके लिए यह योजना है। प्रधानमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तर्ज पर यह मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना। अब तक 8,52,000 से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन इसमें किया गया है। 60,000 से अधिक हितग्राहियों को ऋण वितरण कार्य पूरा हो गया है और यह कार्य आगे भी चलेगा। व्यवस्थित बाजार और हाकर्स जोन बनाए जाएंगे गाँव में भी। रोजगार मुख्य लक्ष्य है सरकार का रोजगार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का भी यही लक्ष्य है, स्वरोजगार। 28 दिसंबर को 150 करोड़ रुपए राज्य शासन द्वारा स्व सहायता समूह के खाते में भी डाले गए हैं। निवेशकों ने प्रदेश में 360 करोड़ रुपए निवेश के लिए प्रस्ताव दिया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत।
मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री कौन है? श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। इनसे मंत्रालय में निवेशकों ने भेंट की तथा प्रदेश में कुल 360 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव दिए। निवेशकों ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 तथा मध्य प्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण की प्रशंसा की। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि आईबी ग्रुप राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश में 300 करोड़ रुपए की लागत से 2000 टीपीडी क्षमता का स्वयं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनरी इकाई लगाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परियोजना से लगभग 700 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह भी उन्होंने बताया कि सोया प्लांट से सोयाबीन की खेती में संलग्न कृषकों को भी लाभ मिलेगा। कंपनी के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 से प्रेरित होकर समूह राजस्थान के स्थान पर मध्य प्रदेश में निवेश का इच्छुक है। मेसर्स बेस्ट लाइफ स्टाइल अप्रैल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उज्जैन में लगभग 60 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से हौजरी गारमेंट निर्माण इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि परियोजना से लगभग 4000 व्यक्तियों को 2 पाली में रोजगार मिलेगा। तो आप रोजगार की तलाश में हैं तो यहाँ पर जाकर के तलाश कर सकते हैं, मिल रहा है या फिर नहीं। उज्जैन में मेसर्स बेस्ट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड तिरुपुर तमिलनाडु में स्थित टेक्सटाइल सेक्टर की विख्यात नाम कंपनी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश द्वारा गारमेंट निर्माण क्षेत्र को दी जा रही सुविधा के कारण निवेश मित्र वातावरण मिला है। कंपनी ने उज्जैन में परियोजना क्रियान्वयन का प्रस्ताव दिया है। तो उज्जैन में गारमेंट का जो है यह अच्छा बिजनेस भविष्य में चलने वाला है। पुस्तकें तैयार करने में मापदंडों और गुणवत्ता का ध्यान रखें। यह बात कही स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने। याद रखिए, प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? इंदर सिंह परमार। निजी भूमि पर लगाए गए नए वृक्षों को अब बिना अनुमति काट सकेंगे। वैसे भी कृषक पहले कौन सी अनुमति लेते थे, लेकिन हाँ, अब कानून में भी इसकी छूट दी गई है। सभी प्रजाति के पौधों के रोपण की भी खुली छूट दे दी गई है। महत्वपूर्ण प्रावधान इसके देख लेते हैं। वृक्षारोपण अधिनियम 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? निजी भूमियों पर वृक्षारोपण के लिए सभी प्रजातियों के रोपण की छूट मिली है। उगाए वृक्षों को किसी भी उम्र में बिना अनुमति के काट सकेंगे। अपने खेत या गांव में खुद का टाल स्थापित कर सकेंगे, जहां से काष्ठ की बिक्री भी की जा सकेगी। खेत से टाल तक इमारती काष्ठ के परिवहन पर छूट दी गई है। टाल में इमारती काष्ठ की प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर सकने की सशर्त सुविधा। विनिर्दिष्ट वनोपज को भी काटने तथा टाल तक लाने की छूट। विनिर्दिष्ट वनोपज की शासकीय पोर्टल के माध्यम से खेत अथवा टाल से बिक्री करने और स्वयं बोली लगाकर स्वीकार करने तथा सीधे भुगतान लेने की छूट। वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन हेतु कुछ मामलों को छोड़कर टीपी से छूट। कृषकों को सभी प्रकार के परिवहन और लाइसेंस यानी अनुज्ञा पत्र इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त हो सकेंगे, ऑनलाइन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक को संबोधित किया और कहा कि शहडोल संभाग में शुरू किया जाएगा जनजाति संग्रहालय। फिलहाल छिंदवाड़ा में है। जनजातीय आबादी का स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी होगा और सभी पात्रों को वनाधिकार पट्टे दिए जाएंगे, जो कि दिसंबर 2006 के पहले जिस जमीन पर कब्जे जिसका था उसको वहाँ का वनाधिकार पट्टा मिल जाएगा। इसके अलावा साहूकारों से भारी भरकम ब्याज से बचाने के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 में संशोधन की पहल की गई है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 के माध्यम से साहूकारी का लाइसेंस अनिवार्य कर ऐसे साहूकारों से भी ऋण की व्यवस्था का प्रावधान और नियम विरुद्ध दिए गए ऋण माफ करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय सत्र 2020-21 का बकाया शिक्षण शुल्क ले सकेंगे कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए। साथ ही में जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गत 4 नवंबर को दिए गए अपने निर्णय में निर्देशित किया गया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत शिक्षण सत्र 2020-21 में अशासकीय विद्यालयों द्वारा शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क प्रभावित नहीं किया जा सकेगा।
वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आगामी आदेश तक अशासकीय विद्यालय कोई शुल्क वृद्धि नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही विद्यालय में जो स्टाफ है उनको नियमित वेतन का भुगतान किया जाएगा। वेतन 20% से अधिक कम नहीं किया जा सकेगा, यानी 20% तक काटा जा सकता है और कम किया गया वेतन स्थिति सामान्य होने पर सामान्य किस्तों में 6 माह में लौटाया जाएगा। उल्लेखनीय कि लॉकडाउन अवधि में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के संबंध में समय समय पर जारी निर्देश लॉकडाउन अवधि के लिए जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक हुई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रुपए इसमें स्वीकृत किए गए हैं। इसमें राज्यांश रहेगा 682 करोड़ 40,40,000 रुपये। इस योजना में मध्य प्रदेश के 5 जिले लाभान्वित होंगे। कौन कौन से? मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली। यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निम्न में से किन जिलों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए या के अंतर्गत 1706 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? किन्हीं 3 जिलों के नाम दे देगा, एक चौथा जिला रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त सभी हो सकता है। प्रश्न बहुत प्रकार से बन सकते हैं, आपको फैक्ट पता होना चाहिए। और कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो 5 जिले लाभान्वित होंगे। कितने क्षेत्र में इससे सिंचाई होगी? 62,135 हेक्टेयर क्षेत्र में। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए अन्य निर्णय की हम बात करें तो जेल विभाग के फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 34 पद मंजूर किए गए हैं। मेल नर्स के 30 पद सृजित किए गए। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और संरचना के संबंध में निर्णय लिया। इसमें पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखने तथा उनके कार्य के लिए जाने जाते हैं ऐसे 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। एक सदस्य आयोग का अध्यक्ष रहेगा और अन्य उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश गुण नियम 1996 गुण खनिज नियम 1996 में संशोधन किया गया। इसमें अनुसूची 5 के 31 गुण खनिजों के उत्खनन, पट्टा आवेदन, ई निविदा से आवंटन करने के प्रावधान है। संशोधन के अनुसार निजी भूमि पर भूमि स्वामी या सहमति धारक को रॉयल्टी के अलावा 15% अतिरिक्त राशि भुगतान की शर्त पर 30 वर्ष की अवधि के लिए आवेदन के आधार पर पट्टा मिलेगा। शासकीय व निजी भूमि पर 250 हेक्टेयर क्षेत्र पर ई निविदा के माध्यम से 30 वर्ष की अवधि के लिए अनुसूची 5 के उत्खनन पट्टा आवंटन के प्रावधान किए गए हैं। संचालक शासकीय भूमि पर तथा शासकीय एवं निजी भूमि के संयुक्त क्षेत्र पर भी पट्टा स्वीकृत करा सकेंगे विभागीय मंत्री के अनुमोदन से। निजी भूमि या ई निविदा से अनुसूची 5 के स्वीकृत उत्खनन पट्टों में 25 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक निवेश कर उद्योग स्थापित करने पर पट्टे का 10-10 वर्ष के लिए 2 बार नवीनीकरण किया जा सकेगा। तो ज़्यादातर नियम जो है वह इसी अधिनियम और नियम से संबंधित है। आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। अच्छा, और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी हुई है, देखिए लास्ट में। मंत्रिपरिषद ने 3 विश्वविद्यालयों, कौन कौन से? मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के अधिनियम में प्रति कुलपति पद के प्रावधान के लिए संशोधन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी। बेसिकली आपको यह याद रखना है कि एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? शहडोल में। भोजमुक्त विश्वविद्यालय का तो आपको पता ही होगा, भोपाल में है। और बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? महू में, यह भी आपको पता होगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के चेयरमैन इंदर सिंह परमार ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में संस्कृत में रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण दिया जाए। संस्कृत की उपेक्षा की नहीं बल्कि अपेक्षा की भाषा बनाए। पंचशील नगर को संस्कृत बोलने वाले नगर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए। और एलकेजी यूकेजी से लेकर 4ठी कक्षा के विद्यार्थियों को संस्कृत में पढ़ाई कराए। वेधशाला उज्जैन को विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
याद रखिएगा। वेधशाला कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। शासकीय आदर्श संस्कृत विद्यालय उज्जैन को महाकालेश्वर वैदिक शोध संस्थान में विलय के भी निर्देश दिए गए। उद्योगों में महिलाओं का रोजगार प्रतिशत बढ़ाने के लिए नीति बनेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के जमुनिया खेजड़ा में स्थापित एक निर्माण इकाई का अवलोकन करते हुए, आप इनको देख सकते हैं, नया इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेगा जमुनिया। यह रायसेन जिले का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। पहले सभी उद्योग मंडीदीप में लगाए जाते रहे हैं। तो मंडीदीप MPPSC में अक्सर प्रश्न बनता है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। जैसे कि मंडीदीप कहाँ पर स्थित है, लोग भोपाल लगाते हैं, जबकि रायसेन सही आंसर है। इसी प्रकार पीथमपुर के बारे में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वह इंदौर के पास है, लोग इंदौर लगाते हैं, जबकि पीथमपुर धार जिले में स्थित है। इसी तरह पीलूखेड़ी के बारे में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, पीलूखेड़ी राजगढ़ जिले में स्थित है। तो जहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं वहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न भी बनते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में चाहिए आउटस्टैंडिंग स्किल वाला कर्मचारी। हॉस्पिटल के निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, यह बात कही स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए। IT में 1 लाख रोजगार सृजित करने पर फोकस किया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने IT डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की समीक्षा करते हुए यह बात कही। अब कब और कैसे, तो इसकी हम बात करें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में IT पार्क का निर्माण हो रहा है, उसके क्रियाकलापों की भी समीक्षा की गई। आगामी 7 दिवस में व्यवस्थित IT पॉलिसी के साथ बैठक करने के निर्देश श्री सकलेचा ने दिए। IT हब प्रदेश को बनाने की दिशा में भी काम करने की जरूरत उन्होंने बताई। आबकारी विभाग की ई-गवर्नेंस पहल से लाइसेंस प्रक्रिया हुई आसान। इस वीडियो में हमने आधे से ज़्यादा रोजगार और निर्माण को कवर कर लिया है। शेष बचा हुआ पार्ट सेकंड में पूरा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन यानी घंटी का बटन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो को आप जिन भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर जुड़े हो, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, उनको भी शेयर कर दे, ताकि थोड़ा सा हमारा यूज़र बेस बढ़ेगा, तो हम और ज़्यादा रुचि से इस पेपर का एनालिसिस कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।